स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का सोशल साइंस इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टिक लगाने वाला क्वेश्चन 40 गो रहेगा। तो सभी सब्जेक्ट का MCQ आपको इस चैनल में मिल जाएगा, सिर्फ मैथ साइंस छोड़ के। मैथ और साइंस मेरा पुराना चैनल मैथ बाय शोएब सर जो है उसमें मैथ और साइंस मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट का सारा MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, क्योंकि 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो दोनों पढ़ना जरूरी है। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जान पाए हैं। तो ये मेरा ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश ये सब मिलेगा, बाकी मैथ और साइंस सिर्फ मिलेगा। उसमें हिंदी सब, सोशल साइंस सब डालते थे तो थोड़ा कचड़ा हो जाता था, ज़्यादा खिचड़ी बन गया था, इसीलिए हिंदी, सोशल साइंस वो सबको उस चैनल में नहीं अपलोड करेंगे। उसमें सिर्फ मैथ और साइंस, बाकी जितना भी सब्जेक्ट है उसको इस चैनल में देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज शुरू करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे रिलेटेड जितना भी MCQ हो सकता है सभी को सुनते जाइए, गौर से याद होते चलेगा, है ना। एक दो बार वीडियो देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा अलग से, ठीक है। कहा कि सुनने से ज़्यादा याद होता है। यहाँ पे क्या है कि आप देखिएगा भी, सुनिएगा भी, तो दो तरह से इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाएगा, आँख से भी और कान से भी। तो इससे क्या होगा कि जल्दी कोई चीज़ कैप्चर होगा, है ना। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो लुई 16वां का। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय लुई 16वां का शासन था। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को, है ना। इसका अग्रदूत किसे कहा गया? रूसो को। अगला क्वेश्चन है, ज्यूसेपे मैस्सीनी का जन्म कब हुआ? तो ज्यूसेपे मैस्सीनी का जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में, है ना, 1807। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 1789 में फ्रांस की क्रांति। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक लेखक जो था किताब, उसका लेखक रूसो थे, है ना, रूसो। यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने की थी यंग इटली सोसाइटी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है, क्या कथन है देखिए, बहुत डेंजर कथन है। जब फ्रांस छींकता है, जैसे हमको भी अभी छींक सर्दी हो गया है, इसीलिए बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे मैथ साइंस, अभी सोशल साइंस सब देखिए, ठीक है। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है ना, जैसे हमको हो गया। तो आइए, जो कथन किसने कहा था? तो इतना खतरनाक वर्ड बोलने वाला था मैटरनिक, है ना, बहुत भयानक बात बोल दिया है। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक के लेखक है मॉन्टेस्क्यू। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो है 1862 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना। ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रशा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। प्रशा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? प्रशा का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1866 में। तो वो रुका कौन सा संधि में? तो वियना की संधि में रुका, है ना। वियना के संधि के द्वारा युद्ध जो है विराम हुआ, रुका। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 71 में, है ना, 1871, याद रखिएगा। इटली का एकीकरण 1871। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना। गैरीबोल्डी कहाँ का निवासी था? तो सार्डिनिया के निवासी था गैरीबोल्डी। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ। मार्सिले किस देश के राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है, जैसे भारत का राष्ट्रीय गीत है जन मन गण, उस तरह मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? तो उस जहाँ का राजनीतिक सत्ता जो है सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनता है उसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। किसी अमूर्त भावना या विचार
को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को रूपक कहते हैं। रूपक है ना, जैसे भारत माता का जो चित्र है ये भारत का रूपक हो गया है ना, तो रूपक उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टूटी हुई बेड़ियां, मशाल, तलवार, उगता सूर्य आदि किसका प्रतीक है? तो ये क्या रूपक है ना, ये रूपक है। रूपक, ये क्रांति रूपक था फ्रांस का। कैरोल कुर्पिस्की कौन था? कैरोल, ये पोलिश राष्ट्रवादी था। आंखों पर पट्टी बांधी हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो न्याय का है ना, तराजू लिए हुए महिला जो है न्याय का प्रतीक है। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस में था ना, फ्रांस में। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? यूनान कब? कुस्तुनतुनिया की जो संधि, उसके बाद यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो ये फ्रेडरिक सोरियू जो था फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान फ्रांस का प्रतीक है। वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन महिला रूपक बनी थी? जर्मन के लिए जर्मेनिया महिला रूपक बनी। जर्मेनिया। ऐसे सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो उसको निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसको नारीवाद कहते हैं। समानता की बात करें तो उसको नारीवाद कहते हैं। 34 नंबर है, निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया? तो विक्टर एमुनुएल टू को है ना, इसको प्रथम शासक घोषित किया गया इटली का, एकीकृत इटली का। जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, है ना, ऑटो वॉन बिस्मार्क में अहम भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालन के रूप में जाना जाता है? तो यूनान को सभ्यता का पालन के रूप में, पालना के रूप में माना जाता है ना। बहुत पुरानी सभ्यता वहाँ और बहुत विकासशील सभ्यता देखा गया है। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इटली का जो एकीकरण आंदोलन था उसका नेतृत्व कैमिलो द कावूर ने किया था ना, कैमिलो द कावूर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो खून और खड्ग की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने, है ना, रक्त और लौह का बिस्मार्क ने नीति अपनाई। कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो यूनान को 1832 में। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो प्रशा के चांसलर थे वो। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं है बस। फ्रेडरिक सोरियू का विषय क्या था? तो फ्रेडरिक सोरियू का विषय लोकतंत्र था। अगला क्वेश्चन है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। क्या था? बाल्कन क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। सार्डिनिया पिडमोंट का शासन कौन था? तो सार्डिनिया पिडमोंट का शासन विक्टर एमेनुएल था। राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति के बाद ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। तो 45 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस चैप्टर से बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन 45 क्वेश्चन का आप करके जाइएगा, इसी में से बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा। तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी लगातार वीडियो आपको मिलता रहे एग्जाम से रिलेटेड, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते ही इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।